हेलो एवरीवन, कुकटा क्लास में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हम डेली आपसे रूबरू होते हैं, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर ईबीएस पर्यावरण अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और ये हमारा कंटेंट है। तो इसमें कंटेंट प्लस जो हमारी पेडागोजी ईबीएस की वो हम लेकर के आए हैं, क्योंकि 2023 जुलाई में जो परीक्षा होगी हमारी सीटेट की, तो उसको देखते हुए हम आपकी तैयारी कराने में जुट गए हैं और वादा करते हैं आपसे कि 120 प्लस का स्कोर आप निश्चित ही करेंगे। तो इसी के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठीक नहीं है। तो देखिए हमारे ऑप्शन दे रखे हैं, जूट रेशमी वस्त्र, गन्ना चीनी, अभ्रक विद्युत उपकरण, कपास सूती वस्त्र। तो इसका सही उत्तर हमें देखना है, यानी सही जो जोड़ा मतलब कौन सा ठीक नहीं है, मतलब इन चारों जोड़ों में से जो जोड़ा ठीक नहीं है वो हमें देखना है। देखिए गन्ने से चीनी बनती है, अभ्रक जो होता है उससे विद्युत के उपकरण बनाए जाते हैं और कपास से हमारे सूती वस्त्र तैयार किए जाते हैं, मतलब कपास से सूती वस्त्र बनते हैं। और जो जूट है हमारा, इससे रेशमी वस्त्र बनते हैं। तो यही हमारा ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, जूट से रेशमी वस्त्र नहीं बनते हैं। जूट क्या होता है, ये हमारी जो ट्रेन है या बस की जो सीटें होती है उनमें इसे भरा जाता है। तो जूट से रेशमी वस्त्र नहीं बनते हैं। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार, जो बिहार राज्य है हमारा, बिहार राज्य में स्थित भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है। मतलब जो हमारे भारत का बिहार स्टेट है उसमें जो सबसे बड़ा सड़क पुल है वो कौन सा है। ऑप्शन है इंदिरा गांधी सेतु, महात्मा गांधी सेतु, जवाहर सेतु या बिहार सेतु। तो बताइए इसमें से सही उत्तर कौन सा है। तो देखिए जो बिहार में सबसे लंबा सड़क पुल है वो है हमारा महात्मा गांधी सेतु, यानी ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। बिहार राज्य का सबसे लंबा सड़क पुल महात्मा गांधी सेतु है, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी बिहार राज्य से संबंधित है। बिहार राज्य में लीची के उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है। मतलब जो बिहार राज्य है उसमें एक जिला है जहां लीची की बहुत ज्यादा मात्रा में पैदावार होती है, वो कौन सा कौन सा जिला है। ऑप्शन है हमारे गया, मतलब गया डिस्ट्रिक्ट, या पटना डिस्ट्रिक्ट, या मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट, या जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट। बताइए इनमें से कौन सा है, मतलब कौन सा जिला है बिहार का जहां लीची की खेती जो है बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। तो देखिए ये मुजफ्फरपुर में होती है, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। मुजफ्फरपुर में एक खेती और होती है जो मखाना होता है हमारा, मखाना की खेती भी मुजफ्फरपुर में ही होती है और पान की खेती भी मुजफ्फरपुर में ही होती है। तो यह पान की खेती, मखाना की खेती और आपका लीची की खेती बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, छात्रों में रटने की प्रवृत्ति रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछने चाहिए। मतलब जो हमारे विद्यार्थी होते हैं उनमें रटने की आदत नहीं आए, मतलब किसी भी विषय को वो समझें, उनमें रटने की प्रवृत्ति उत्पन्न ना हो, तो हमें उनसे किस तरह के सवाल करने चाहिए। ऑप्शन है हमारे वस्तुनिष्ठ, यानी ये वस्तुनिष्ठ वो प्रश्न होते हैं जैसे कि कोई क्वेश्चन है उसके 4 उत्तर दिए हो, उन्हें वस्तुनिष्ठ कहते हैं। वैसे कह सकते हैं बहुविकल्पीय या ऑब्जेक्टिव टाइप कह सकते हैं। अच्छा, लघु उत्तर ये होते हैं हमारे वन लाइनर क्वेश्चन जिनका उत्तर एक लाइन में दिया जाए। दीर्घ उत्तर ये जो होते हैं वो इनसे थोड़े बड़े होते हैं। और ऑप्शन डी है निबंधात्मक, मतलब निबंध के रूप में बहुत ज्यादा बड़े उसमें। तो देखिए हमें उनसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछने चाहिए, क्योंकि इससे जो है बच्चे की रटने की प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी, मतलब रटने की प्रवृत्ति नहीं आएगी बच्चे में। तो ऑप्शन ए जो है हमारा वो
करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, ये कथन, मतलब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो लड़के होते हैं वो लड़कियों से ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, ऐसा कहना क्या है, मतलब ऐसा क्यों कहा गया है। ऑप्शन देखते हैं, ये सही कह रहे हैं या सही है, सही हो सकता है, बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, या ऑप्शन डी लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लड़कियों में बुद्धि नहीं होती है या लड़के लड़कियों से ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। ये हमारे समाज में एक मिथक है, एक रूढ़िवादिता है, एक पुरानी परंपरा है, तो इसे हम लैंगिक पूर्वाग्रह से प्रदर्शित करते हैं। तो लैंगिक पूर्वाग्रह के कारण क्या होता है कि लोगों में एक बना हुआ है, एक पुरानी परंपरा है कि लड़के ज्यादा बुद्धिमान होते हैं लड़कियों से। तो ये हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा सही, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा, मतलब जो हमारी सीखने की प्रक्रिया है उसमें अभिप्रेरणा का क्या कार्य होता है। देखते हैं इसके ऑप्शन। जो सीखने की प्रक्रिया है उसमें अभिप्रेरणा है, बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, मतलब जो हमारी अभिप्रेरणा है, जो अभिप्रेरणा होती है तो बच्चों में सीखने की प्रक्रिया का विकास करती है, मतलब रुचि का, यानी बच्चों के अंदर ये जो है उसका इंटरेस्ट बढ़ा देती है और बच्चा उसे रुचिपूर्वक करता है, जिससे कि उनका विकास होता है सीखने की प्रति रुचि का। ऑप्शन बी है हमारा, बच्चों की स्मरण शक्ति को मजबूत करती है, हाँ ये भी हो सकता है, मजबूत करती है। ऑप्शन सी है, बच्चों को एक दिशा में सोचने की योग्यता को विकसित करती है, मतलब ये तो हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि बच्चे जो है किसी भी दिशा में कुछ भी सोच सकते हैं, वो किसी के लिए बाध्य नहीं करती है। जो हमारी अभिप्रेरणा होती है वो किसी के लिए बाध्य नहीं करती है कि आप एक ही दिशा में सोचें। ऑप्शन डी है, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, मतलब जो काम हमने पहले सीखा है तो उसे नए काम से अलग करती है, ऐसा नहीं है कि अलग करती है। तो बताइए इसमें सही उत्तर हमारा क्या है। तो देखिए ऑप्शन ए जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा, बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर हमारा अगला, बिहार राज्य हेतु पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के प्राथमिक स्तर का पाठ्यक्रम का निर्माण किसने किया है। देखिए जो बिहार राज्य है तो उसमें ये कह रहा है ये क्वेश्चन में कि जो पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण है उसके लिए प्राइमरी स्तर का जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, कोर्स है, वो इनमें से कौन सी संस्था ने निर्धारित किया है। एनसीईआरटी ने, एनसीटीई ने, एससीईआरटी ने या एमएचआरडी ने। तो देखिए होता क्या है इसमें, जो हमारी एनसीईआरटी है ये हमारी नेशनल लेवल पे, यानी जो हमारे केंद्रीय विद्यालय होते हैं उनमें ये जो पाठ्यक्रम होती है उन्हें निर्धारित करती है, जो एनसीईआरटी होती है हमारी। और जो एससीईआरटी है, एससीईआरटी यानी स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये जो हमारी एससीईआरटी होती है। और ये होता है हमारा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ऑफ ट्रेनिंग, ये हमारी एनसीईआरटी होती है और ये एससीईआरटी होती है। तो जो हमारे प्राइमरी स्तर का जो कोर्स है या पाठ्यक्रम है वो एससीईआरटी के द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एससीईआरटी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा मखाना की खेती हेतु अग्रणी जिला है, मतलब मखाना की खेती इनमें से कहां होती है। समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, सुपौल। तो देखिए इससे प्रीवियस जो क्वेश्चन आया था उसमें मैंने बताया था
कि मखाना की जो खेती है और लीची की खेती है और आपका पान की खेती है वो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट है, बिहार का, वहां होती है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मुजफ्फरपुर। देखिए ये जो मखाना है हमारा, ये बनता कैसे है, जो हमारे तालाब होते हैं, झीलें होती है या दलदले क्षेत्र, वहां ये शांत पानी में उगने वाला पोषक तत्वों से भरपूर एक जलीय उत्पाद है। मतलब जल में पैदा होता है ये। और ये मतलब वैसे तो बिहार के कई जिलों में होता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में मुजफ्फरपुर में ही होता है। वैसे और जो अन्य जिला है जैसे दरभंगा है, मधुबनी है, समस्तीपुर है, सहरसा है, सुपौल है, सीतामढ़ी है, पूर्णिया तथा कटिहार जिले में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है या किया जाता है। मतलब हमारे भारत का 88% जो मखाना होता है वो बिहार स्टेट से पैदा होकर जाता है। मतलब भारत का 88% इन्हीं जिलों से जाता है। तो ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व विकलांग दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है? जो विश्व विकलांग दिवस है वो कब मनाया जाता है? 3 नवंबर, 3 अक्टूबर, 3 दिसंबर या 3 मार्च? बताइए विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए ये मनाया जाता है 3 दिसंबर के लिए, यानी ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 3 दिसंबर, 3 दिसंबर के लिए विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ग्रीष्म ऋतु हेतु सर्वोत्तम वस्त्र है। मतलब जब गर्मी आती है तो सबसे अच्छा कपड़ा या वस्त्र कौन सा होता है? सूती, रेशमी, पॉलिस्टर, रेयॉन। तो देखिए गर्मी जब आती है तो गर्मी में ज्यादा जो कंफर्टेबल कपड़े होते हैं, जो आरामदायक होते हैं, वो हमारे सूती वस्त्र होते हैं, क्योंकि वो ऊष्मा का जो अवशोषण है वो बहुत कम करते हैं और उत्सर्जन ऊष्मा का ज्यादा करते हैं। तो इसीलिए गर्मियों में हम सूती वस्त्र अधिक पहनते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा, क्योंकि मैंने भी बताया था कि ये ऊष्मा का अवशोषण कम करते हैं, उत्सर्जन ज्यादा करते हैं, इसीलिए सूती वस्त्र जो है वो सर्वोत्तम होते हैं ग्रीष्म ऋतु के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण, अगला क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण शिक्षण को बाल केंद्रित बनाने हेतु प्रभावशाली विधि निम्न में से कौन सी है? मतलब जो हमारा पर्यावरण शिक्षण है उसे हम बाल केंद्रित बनाने के लिए कौन कौन से प्रभावी उपाय अपनाएंगे? तो ऑप्शन देखते हैं। भ्रमण कराएंगे, बागवानी कराएंगे, समूह कार्य या इनमें से सभी। मतलब ये हम ऐसा कौन सा काम करें कि हमारा जो बाल केंद्रित है, जो पर्यावरण शिक्षण है वो बाल केंद्रित तो हो लेकिन और प्रभावशाली बनाए। हम तो इनमें से कौन से उपाय करेंगे? देखिए हम करेंगे क्या उनके इसके लिए हम उन्हें भ्रमण भी कराएंगे, मतलब घुमाएंगे भी, ताकि उनकी रुचि बढ़े, पर्यावरण शिक्षण में रुचि बढ़े। अगर हम बच्चों को भ्रमण कराएंगे तो वो नई नई चीजें देखेंगे और उनके बारे में प्रश्न पूछेंगे, तो इससे उनके अंदर रुचि पैदा होगी और पर्यावरण के बारे में वो जागरूक होंगे। अच्छा, बागवानी कराएंगे तो उन्हें पौधों से लगाव होगा और पौधों के बारे में जानेंगे और पर्यावरण को बचाने की कोशिश करेंगे। समूह कार्य भी देंगे उन्हें, ग्रुपिंग भी कराएंगे, मतलब ग्रुप में उनसे कार्य भी कराएंगे। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ऑप्शन डी जो हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ निम्न में से क्या नहीं है? मतलब जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है उस चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है तो उसका अर्थ निम्न में से नहीं है।
मतलब 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। समुदाय केंद्रित, समुदाय का मतलब होता है किसी जाति विशेष वर्ग से, तो ये नहीं होता है इसका मतलब, क्योंकि बाल केंद्रित का मतलब है किसी भी जाति समुदाय का बच्चा हो, उसमें भेदभाव नहीं होता है। ऑप्शन बी है शिक्षार्थी केंद्रित, ये होता है। अध्येता केंद्रित ये भी होता है, और छात्र केंद्रित तो होता ही है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षण की प्रभावशाली विधि है। मतलब जो हमारा पर्यावरण है तो उसके लिए इनमें से प्रभावशाली विधि है व्याख्यान, आगमन, निगमन या प्रयोगशाला। तो देखिए जो पर्यावरण है उसकी शिक्षा के लिए जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली विधि होगी वो होगी हमारी प्रयोगशाला विधि। क्यों होगी? क्योंकि इसमें बच्चा जो है वो स्वयं करके देखेगा, सारी चीजें खुद प्रयोग करेगा, स्वयं करके देखने पे बल देगा बच्चा। तो इसलिए प्रयोगशाला विधि जो है हमारी सबसे ज्यादा प्रभावशाली होगी। ऑप्शन डी जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, तंबाकू की आदत किससे होती है? मतलब जो तंबाकू खाते हैं आदमी उसकी आदत किससे पड़ती है? ऑप्शन है हमारे कोकीन से, देखिए कोकीन एक बहुत नशीला पदार्थ है। कैफीन से, कैफीन भी नशीला पदार्थ है। अच्छा निकोटीन भी, निकोटीन से, ये भी एक नशीला पदार्थ है। हिस्टामिन, ये सारे नशीले पदार्थ हैं। तो जो हम सुबह सुबह मॉर्निंग टी लेते हैं, बेड टी वगैरह, मॉर्निंग टी या चाय पीते हैं कह लीजिए, तो चाय में मतलब जितने भी हमारे स्मोकिंग पदार्थ हैं सब सारे पदार्थों में निकोटीन पाया जाता है। और इसी के कारण क्या होता है, हमें हमारा शरीर है वो सुस्त रहता है। तो ये जो तंबाकू की आदत होती है हमें वो दरअसल निकोटीन से पड़ती है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी निकोटीन। निकोटीन से तंबाकू की आदत लगती है, यानी हैबिट में आ जाती है वो चीज। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं आप। भारत में लड़के और लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या है? मतलब जो हमारा भारत है, हमारा देश है, उसमें जो लड़के लड़कियों की शादी होती है उसकी जो मिनिमम एज है वो क्या है? देखते हैं इसके ऑप्शन। 21 वर्ष व 18 वर्ष, मतलब लड़के की 21 वर्ष और लड़की की 18 वर्ष। ऑप्शन बी है 18 वर्ष लड़के की और 22 वर्ष लड़की की। ऑप्शन सी है 18 वर्ष लड़के की और 18 वर्ष लड़की की। ऑप्शन डी है 18 वर्ष लड़के की और 16 वर्ष लड़की की। तो देखिए हमारे देश में लड़के व लड़कियों की जो मिनिमम एज है शादी के लिए वो लड़के की उम्र होनी चाहिए, यानी लड़के की जो एज हो वो 21 वर्ष होनी चाहिए और लड़की की 18 वर्ष। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर शक्कर बनाने का कारखाना नहीं है? मतलब जो हमारा राजस्थान स्टेट है उसमें एक ऐसी जगह है जहां शक्कर नहीं बनती है, मतलब शक्कर बनाने का कारखाना ही नहीं है। ऑप्शन है हमारे केशव राय पाटन, निम्बाहेड़ा, उदयपुर या भोपाल सागर। तो ऐसी एक जगह बताइए जहां शक्कर बनाने का कारखाना नहीं है। तो देखिए जो राजस्थान है जो शक्कर बनाई जाती है वहां, वो देखिए हमारा जो केशव राय पाटन है यहाँ भी शक्कर बनती है, भोपाल सागर में भी बनती है और उदयपुर में भी बनती है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा निम्बाहेड़ा, निम्बाहेड़ा में शक्कर नहीं बनती है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही हो जाएगा, निम्बाहेड़ा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति द्वारा
राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? मतलब जो हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी होते हैं वो अपनी शक्तियों से या अपनी पावर से कितने लोगों को राज्यसभा सांसद या राज्यसभा सदस्य मनोनीत कितने कर सकते हैं? तो ऑप्शन है हमारे 12, 18, 20 या 22। तो देखिए महामहिम राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों के लिए मनोनीत का प्रावधान है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा 12। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जिला उद्योग केंद्र किस योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण युवकों को रोजगार मुहैया कराता है? जो जिला उद्योग केंद्र है वो हमारा जो हमारे युवक हैं शहरी और ग्रामीण उनके लिए रोजगार कैसे मुहैया कराता है? ऑप्शन देखते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो देखिए जो ऑप्शन पहला है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ये जो योजना है ये सड़कों से संबंधित होती है। अच्छा, और दूसरा है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत जो ग्रामीण और शहरी युवक है उन्हें रोजगार मुहैया कराया जाएगा। और जवाहर ग्राम ये ग्राम की समृद्धि खुशहाली के लिए योजना है। और ये भी जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है ये भी रोजगार की एक योजना है। लेकिन जो युवाओं को रोजगार मिलेगा वो प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत मिलेगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, संसार में अधिकतम ट्यूबवेल किस देश में है? मतलब हमारे पूरे विश्व में जो सिंचाई के लिए ट्यूबवेल है वो कौन से देश में है? पहले क्या होता था कि जो हमारी खेती थी उसकी जो सिंचाई होती फसलों की उसके लिए ट्यूबवेल बहुत कम थे। पहले केवल हरेट होती थी या झरना झीलों के द्वारा खेती पाली जाती थी या तैयार की जाती। तो ऑप्शन देखते हैं इसके, ट्यूबवेलों की संख्या किस देश में ज्यादा है? अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, चीन में, भारत में। तो देखिए सबसे ज्यादा जो ट्यूबवेल है वो भारत में है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भारत में सबसे ज्यादा ट्यूबवेल है विश्व के अंदर। ऐसा देश है भारत जिसमें सबसे ज्यादा ट्यूबवेलों की संख्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। राजस्थान में झीलों की नगरी है। मतलब राजस्थान राज्य में जो झीलों की नगरी है वो कौन से शहर में है? ऑप्शन है हमारे जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या अजमेर। तो बताइए सही उत्तर इसका क्या होगा? तो देखिए जो जयपुर है हमारा, जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, यानी गुलाबी नगरी के नाम से भी जाना जाता है जयपुर के लिए। अच्छा, और अजमेर शरीफ जो है हमारा, अजमेर में क्या है? नूइमुद्दीन चिश्ती की दरगाह है जो कि हमारी बहुत प्रसिद्ध है पूरे भारत में। ये प्रसिद्ध दरगाह नूइमुद्दीन चिश्ती की दरगाह। अच्छा, जोधपुर में बहुत अच्छी अच्छी जगह है देखने को, मतलब किले वगैरह है, पुराने राजा महाराजाओं के किले जोधपुर में बने हुए हैं। और तो बात करें झीलों की नगरी, तो झीलों की जो नगरी है वो हमारा उदयपुर को कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, विजय स्तंभ किसने बनवाया था? जो विजय स्तंभ है वो किसने बनवाया था? ऑप्शन है हमारे महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप या महाराज जयसिंह। तो जो हमारा विजय स्तंभ है वो इनमें से कौन से राजा ने बनवाया? तो देखिए जो विजय स्तंभ है हमारा वो बनवाया था महाराणा कुंभा ने, यानी ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो
महाराणा कुंभा थे वो मालवा के सुल्तान और मोहम्मद तथा गुजरात के सुल्तान अहमद शाह पर 1440 ईस्वी में, मतलब जो ये महाराणा कुंभा थे इन्होंने सुल्तान महमूद और गुजरात के सुल्तान अहमद शाह पर 1440 में अपनी विजय प्राप्त की, मतलब उन्हें हरा दिया था और उनका जो शासन था, राज्य था, सब जीत लिया था, उस पर विजय हासिल की थी। तो इन्होंने उसी जीत को स्मृति चिन्ह के रूप में बनवाया था, मतलब उस विजय को स्मृति चिन्ह के रूप में बनवाया था, तो उसे विजय स्तंभ का नाम दिया गया था। और ये शिलालेख बहुत ही सुंदर और दर्शनीय है। तो ये महाराणा सागा के द्वारा बनवाया गया। ऑप्शन ए जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य, मतलब जो पल्स पोलियो है उसका क्या उद्देश्य है, देखते हैं इसके ऑप्शन। देखिए, जो पोलियो है बहुत ही खतरनाक बीमारी है, इसने हमारे देश के लगभग बहुत बच्चों का फ्यूचर खराब कर दिया। मतलब ये ऐसा वायरस है इसका कि बच्चों के हाथ पैरों को पूरी तरह से बेकार कर देता है। तो हमारी जो केंद्र सरकार है उसने इसके खिलाफ महामुहिम छेड़ी और लगभग पोलियो को जड़ से खत्म कर दिया। बहुत सारी कोशिशों के बावजूद इस पे हम लोगों ने विजय प्राप्त की और WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा सहयोग मिला, तब इन चीजों से जाकर निजात मिली। तो देखते हैं इसके ऑप्शन। पोलियो का उपचार, ये इसका उद्देश्य है, या ऑप्शन बी पोलियो से उत्पन्न लकवा को रोकना, ऑप्शन सी पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो देखिए, जो पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य है वो है हमारा पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना। ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। यानी पल्स पोलियो जो कार्यक्रम चलाया था केंद्र सरकार ने, उसका केवल एक ही मकसद था कि इस बीमारी को जड़ से खत्म किया जाए, और हमने लगभग इसे जड़ से खत्म किया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, कश्मीरी चोगा कहलाता है, मतलब जो कश्मीर है, जम्मू कश्मीर भारत का एक स्टेट, वह एक पहनावा है कश्मीरी चोगा, तो उसे क्या कहते हैं, फिरन, अंगरखी, बुगतारी या अचकन। देखिए, जो कश्मीरी चोगा है उसे हम कहते हैं फिरन, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। कश्मीरी चोगा को फिरन भी कहा जाता है। ये ऐसा वस्त्र है कि ये हमारा पैरों तक होता है और पूरा शरीर ढके, मतलब घुटनों तक ये जो हमें पहनना पड़ता है, और ये एक कुर्ते के टाइप का होता है और इस पे कढ़ाई की हुई होती है, तो हम इसे फिरन भी कहते हैं। मतलब फिरन जो है चोगा का दूसरा नाम कह सकते हैं, चोगा का दूसरा नाम है फिरन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम कृत्रिम उपग्रह का क्या नाम था, मतलब जो हमारा पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था उसका क्या नाम है, क्या नाम था। देखते हैं ऑप्शन, भास्कर, आर्यभट्ट, रोहिणी या एडुसेट। बताइए इसमें से कौन सा है जो हमारा पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था। तो देखिए, जो पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था वो हमारा आर्यभट्ट है, यानी ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। इसका जो प्रक्षेपण हुआ था वो सोवियत संघ रूस के द्वारा 19 अप्रैल और 1975 में किया गया। मतलब जो सोवियत रूस है 19 अप्रैल 1975 में किया गया था, जबकि ये जो भास्कर है हमारा, भास्कर का 7 जून 1979 को हुआ था, भास्कर का 7 जून 1979, और आर्यभट्ट का 19 अप्रैल 1975 को, और जो रोहिणी है हमारा उसका 10 अगस्त 1979 को हुआ था, और जो एडुसेट है इसका 20 सितंबर 2004 को हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
राष्ट्रीय झंडे के बारे में, जो हमारा नेशनल फ्लैग है, राष्ट्रीय झंडे के बारे में निम्न कथनों का सावधानी पूर्वक अवलोकन कीजिए। मतलब हमें कुछ कथन दे रखे हैं, इन्हें हमें सावधानी पूर्वक पढ़ना है। तो देखते हैं। पहला है हमारा, सबसे ऊपर केसरिया रंग त्याग एवं बलिदान का प्रतीक है। बिल्कुल सही बात है। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, नेशनल फ्लैग है, उसका जो सबसे ऊपर की पट्टी होती है, तो उसमें जो केसरिया रंग है वो हमारा त्याग और बलिदान का प्रतीक है। यह बात बिल्कुल सही है। अब देखते हैं दूसरा ऑप्शन, बीच में सफेद रंग शांति का प्रतीक है। ये बात भी बिल्कुल सही है कि जो बीच में सफेद रंग होता है वो शांति का प्रतीक है। अच्छा, अब देखते हैं इसका तीसरा पॉइंट, मध्य में चक्र शांति एवं खुशहाली का प्रतीक है। जो मध्य में होता है चक्र, जिसमें 24 तीलियां होती हैं, वो खुशहाली और शांति का, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये शांति का प्रतीक नहीं होता है, ना ही खुशहाली का होता है। और जो उसमें चक्र होता है, तो चक्र में 24 तीलियां होती हैं। देखते हैं अगला पॉइंट, नीचे हरा रंग शांति एवं खुशहाली का प्रतीक होता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जो हरा रंग है वो खुशहाली और शांति का प्रतीक होता है। तो अब हमें देखना है ऑप्शन 1 से 4 सत्य है, 1, 2, 3 सत्य है एवं 4 गलत है। ऑप्शन सी है हमारा 1, 2, 4 सत्य एवं 3 गलत है। और ऑप्शन डी में 2, 3, 4 सत्य एवं 1 गलत है। तो देखिए, जो हमारे ऑप्शन पहला, दूसरा और चौथा सही है, तीसरा गलत है। तो देखिए ये ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य नगरी नाम है, मतलब जो सूर्य नगरी है वो किसका नाम है इनमें से? जयपुर का नाम है सूर्य नगरी, या आपका जैसलमेर का नाम है सूर्य नगरी, या आपका बाड़मेर का नाम है सूर्य नगरी, या जोधपुर का नाम है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो जो सूर्य नगरी है हमारी, वो जोधपुर जो है हमारा, हाँ, सूर्य नगरी जो है वो जोधपुर के लिए कहा जाता है। तो ये जो हमारा राजस्थान है, राजस्थान का सबसे दूसरा बड़ा शहर है जोधपुर, जिसे हम सूर्य नगरी के नाम से जानते हैं। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1459 ईस्वी में राजपूत शासक, मतलब राजपूत शासक हुए थे वहां, राव जोधा, उनके द्वारा की गई थी। 1459 में राव जोधा के द्वारा जोधपुर की स्थापना की गई थी। और ये राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, मतलब राव जोधा के नाम पर इसका नाम जोधपुर रखा गया 1459 ईस्वी में। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही हो जाएगा, जोधपुर का। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है, इसका कारण है, मतलब जो हमारा शरीर है वो केवल उसमें हड्डियों का ढांचा रह जाता है, उसका क्या कारण है, क्यों रह जाता है, ऐसा क्यों होता है? देखते हैं ऑप्शन, लंबे समय तक तंबाकू ग्रहण करने से, मतलब अगर आदमी लंबे समय तक तंबाकू ग्रहण करे तो इसके कारण रहता है। अगला ऑप्शन देखते हैं, लंबे समय तक शराब का सेवन करने से। हाँ, देखिए, तंबाकू अगर हम खाएंगे ज्यादा, लंबे समय से ग्रहण करेंगे तंबाकू को, तो क्या होगा, हमें कैंसर हो जाएगा उससे, तंबाकू अधिक सेवन से कैंसर हो जाएगा। हाँ, अगर लंबे समय से कोई आदमी मदिरा या शराब का सेवन कर रहा है तो उसका सब कुछ बेकार हो जाता है, और जो शरीर की जो अस्थियां हैं, केवल क्या बचेगा, हड्डियों को ढांचा बचेगा और उसमें कुछ बचता नहीं है। अगला ऑप्शन है, परिवार के लोगों द्वारा नशा, मतलब परिवार का तो कोई मतलब ही नहीं है इसमें, भाई जो नशा कराएगा, जो शराब का सेवन करेगा उसका ढांचा बचेगा। परिवार के लोगों द्वारा तंबाकू, जब परिवार के लोग करेंगे तो उनका भी यही होगा। तो ऑप्शन बी जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा,
लंबे समय तक शराब का सेवन अगर आदमी कोई करता है तो केवल उसका जो शरीर है वो हड्डियों को ढांचा बचाएगा, उसमें बचेगा कुछ नहीं। तो ऑप्शन बी जो हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऊन प्राप्त होती है, मतलब जो ऊन है हमारी वो कहां से प्राप्त होती है? ऑप्शन ए में भेड़, ऊंट एवं याक के बालों से, मतलब ये जो बताया मैंने, भेड़ के बाल, ऊंट के बाल या याक के बालों से प्राप्त होती है। ऑप्शन बी है भेड़, शेर एवं ऊंट के बालों से प्राप्त होती है, या ऊंट, हाथी एवं खरगोश के बालों से प्राप्त। देखिए हाथी के सर पर, उस पर तो शरीर में बाल ही नहीं होते हैं। अच्छा, खरगोश के शरीर में भी इतनी बाल नहीं होती है। और ऑप्शन डी है गाय, बकरी एवं भेड़ के बालों से। तो देखिए गाय बकरी के उससे बनते नहीं है, भेड़ के से बन जाती है ऊन। तो हमें इसमें सही ऑप्शन देखना है। तो देखिए जो हमारी ऊन है वो भेड़ के बालों से प्राप्त होती है, अच्छा ऊंट के बालों से भी प्राप्त होती है, और जो याक होता है हमारा उसके बालों से भी प्राप्त होती है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, भेड़, ऊंट और याक के बालों से ऊन प्राप्त होती है। ऑप्शन ए जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इतिहास में पहली परमाणु दुर्घटना कब हुई थी? मतलब जो हमारा इतिहास है उसमें पहली परमाणु दुर्घटना कब हुई थी? ऑप्शन देखते हैं, 16 अगस्त 1945 को, 26 अगस्त 1945 को, 6 अगस्त 1945 को, या 8 अगस्त 1945 को। तो इतिहास में ऐसा कब हुआ कि पहली बार परमाणु दुर्घटना हुई? ये कब हुआ? देखिए जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो क्या हुआ, अमेरिका ने जापान का एक शहर था हिरोशिमा और नागासाकी, तो वहां जो है अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया था। उस दौरान ये हमारे इतिहास में पहली घटना हुई थी परमाणु बम की, यानी 6 अगस्त 1945 को। ऑप्शन सी जो हमारा वो करेक्ट हो जाएगा, 6 अगस्त 1945 को परमाणु की पहली घटना हुई इतिहास में। ऑप्शन सी जो हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिश्नोई संप्रदाय स्थापित किया गया। एक बिश्नोई संप्रदाय है वो किसके द्वारा स्थापित किया गया? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, भजनलाल, गुरु जम्बेश्वर, या जोधपुर के राजा। मतलब ये जो संस्था है, संप्रदाय है, ये इनमें से किसके द्वारा, बिश्नोई संप्रदाय किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो देखिए ये जो बिश्नोई संप्रदाय है, ये जो गुरु जम्बेश्वर थे, इन्होंने 15वीं शताब्दी में राजस्थान में इसकी स्थापना की थी, जो गुरु जम्बेश्वर थे। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये हमने ईबीएस पर्यावरण अध्ययन के टॉप 30 सीरीज की थी, 30 की सीरीज। अब हम डेली आपको ये 30 क्वेश्चन की सीरीज देते रहेंगे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें।